ऑलराइट गाइस, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है CSS स्पेसिफिसिटी एंड इम्पॉर्टेंट रूल। अब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है जानने के लिए, क्योंकि हमें ये टॉपिक ज़रूरी है समझने के लिए कि जब हम कोई सी CSS को लगाएं और हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से एलिमेंट से अपनी CSS को टारगेट करना होता है। अब मैं क्या क्या बोल रहा हूँ ये आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आई नो, बट हम इसको समझेंगे विद ट्यूटोरियल और थोड़ा सा टेक्स्ट हम रीड करते हैं थ्योरी के साथ। सो बने रहिए ट्यूटोरियल के अंदर। हम जानते हैं कि CSS स्पेसिफिसिटी का इम्पोर्टेंस होती है और हमारा इम्पोर्टेंट रूल जो होता है वो क्या होता है बेसिकली। अब यहाँ पर इसके लिए मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिटी .html, ठीक है, इसके नाम से एक मैंने फाइल बनाई। यहाँ पर यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा मैं HTML का स्पेसिफिटी के नाम से, और यहाँ पर नीचे जस्ट मैं एक स्टाइल टैग लगा दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि स्पेसिफिटी का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिसिटी मतलब यानी कि आपका जो सिलेक्टर है, जैसे कि मान लो इफ देयर आर टू और मोर CSS रूल दैट आर पॉइंट टू सेम एलिमेंट, the selector will with the highest specificity will win, and its style declaration will be applied to that element. The specificity as a rank, तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि specificity एक रैंक होती है किसी भी एलिमेंट के ऊपर। आप जैसे कि ये लगा रहे हो, एक मेरे पास पैराग्राफ बनाया, दिस इज पैरा, ठीक है, और मान लो मेरे पास एक क्लास है पैरा और मेरे पास एक आईडी है जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि पैराग्राफ, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो P है, P के अंदर कर दो उसका जो बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जब मैं ब्लू करूँगा और इसको गो लाइव करता हूँ तो हमें पता है कि इसका कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लू कलर का आ जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा लाइट कलर लेता हूँ और आप देख सकते हो कि इसका जो कलर है वो हमारा जो है ब्लू कलर का दिखने लगा है। अगर मैं मान लो मैं बोलता हूँ डॉट पैरा, ठीक है, डॉट पैरा यानी कि मैं क्लास से टारगेट कर रहा हूँ, मैं बोलूँ बैकग्राउंड कलर जो है इसका कर दो रेड, तो हमें पता है कि ये रेड आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको मैंने बाद में लिखा है इसलिए जो है इसका पैराग्राफ का कलर जो है रेड हो गया है, लेकिन गाइस ये रीज़न नहीं है। इसका रीज़न ये है कि इसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो इससे ज़्यादा है। तो क्लास की स्पेसिफिसिटी जो एलिमेंट से टारगेट करते हैं वो ज़्यादा होती है। स्पेसिफिसिटी यानी कि रैंक होती है, तो क्लास की रैंक जो होती है वो ज़्यादा होती है हमारी एलिमेंट की रैंक से। ठीक है, अगर मैं इसको मान लो कि ऊपर भी लिख दूँ और पैराग्राफ को बाद में लिखूँ तो भी आप देखो कि ये जो है वो हमारा वर्क करेगा। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। अभी भी देखो आप, रेड जो है वो हमें नज़र आएगा। क्यों आएगा नज़र रेड? क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो ज़्यादा है। साथ ही साथ आप आईडी को अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, मान लो मैं लिखता हूँ ऊपर टॉप पे हैश पैराग्राफ, ठीक है, यानी कि मैं अगर इससे टारगेट करूँ, आईडी से अगर मैं पैराग्राफ को टारगेट करूँ तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर अगर चेंज कर दूं टू येलो तो ये येलो हो जाएगा। देखो आप, अब ये येलो क्यों हुआ? क्योंकि आईडी की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो स्पेसिफिसिटी यानी कि उसकी रैंक कितनी हैगी। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, थिंक ऑफ स्पेसिफिसिटी एज अ स्कोर रैंक दैट डिटरमाइन विच एलिमेंट डिक्लेरेशन इज अल्टीमेटली अप्लाइड टू एन एलिमेंट। अब इसकी हायरार्की क्या होती है? हायरार्की यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी हायरार्की, every CSS selector has its place in the specificity hierarchy. There are 4 categories which defines the specificity level of a selector. तो 4 तरीके की हमारी इस कैटेगरीज होती हैं जो डिफाइन करती हैं कि उसका लेवल जो है वो कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो तो इनलाइन की होती है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद आईडीज होती है, फिर उसके बाद हमारी क्लासेस, फिर उसके बाद एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसको लगाते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो जो हमारा इनलाइन होता है, इनलाइन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। इनलाइन क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर स्टाइल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर स्टाइल इज इक्वल्स टू मैं बैकग्राउंड कलर चूज़ करूँ और मैं लिख दूँ
वायलेट या फिर ब्लू ब्लू वायलेट, तो आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास ब्लू वायलेट आ जाएगा, क्योंकि जो ये होती है ये CSS को हम बोलते हैं इनलाइन CSS। जो हमारी लाइन में CSS लिखी गई है उसे बोलते हैं हम इनलाइन CSS, और इसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो 1000 होती है। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पर क्विकली सब बता देता हूँ। तो इनलाइन जो होता है उसकी स्पेसिफिसिटी 1000 होती है। फिर उसके बाद IDs जो होती हैं उनकी स्पेसिफिसिटी जो होती है वो 100 होती है। फिर क्लासेस जो होती हैं उनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो होती है हमारी 10, और हमारे जो एलिमेंट रहते हैं एलिमेंट्स उनकी रहती है 1। तो आप देख सकते हो कि हायरार्की सबसे ज़्यादा इनलाइन की है, फिर उसके बाद IDs की है, फिर उसके बाद क्लासेस की फिर उसके बाद एलिमेंट्स की है। तो इसलिए अगर आप इनलाइन लिखते हो तो सबसे ज़्यादा उसको जो है रैंक दी जाती है, इसलिए वो उस पर अप्लाई हो जाता है। फिर अगर आप ID लिख रहे हो तो ID को दी जाएगी, फिर उसके बाद आप क्लासेस लिख रहे हो तो क्लासेस को दी जाएगी, या फिर एलिमेंट को दी जाएगी। ठीक है, फिर अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो आप अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी की भी स्पेसिफिसिटी, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यही रूल है कि आप इसको 1000 पे गिरोगे, फिर उसके बाद 100, फिर 10, तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बोला है कि स्टार्ट एट 0, एट 100 फॉर ईच ID वैल्यू, 10 फॉर ईच क्लास वैल्यू एंड 1 फॉर ईच एलिमेंट सिलेक्टर। और यहाँ पर मैंने ये भी मेंशन करा कि इनलाइन के लिए क्या यूज़ होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज एन वन एक्सेप्शन टू दिस रूल, इफ़ यू यूज़ इम्पॉर्टेंट रूल इन इफ इट विल इवन ओवरराइट इनलाइन स्टाइल्स। तो हम पढ़ेंगे अभी आगे चल करके कि इम्पॉर्टेंट रूल क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पॉर्टेंट रूल इन सब चीज़ों को ओवरराइट कर सकता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इम्पॉर्टेंट रूल होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जो है काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इम्पॉर्टेंट रूल क्या होता है। अब इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें और डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर किसी की मान लो सेम स्पेसिफिसिटी है, यानी कि दोनों की सेम स्पेसिफिसिटी है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे करके मैं बोल रहा था कि अगर दोनों की किसी की सेम स्पेसिफिसिटी है तो कौन सी चीज़ अप्लाई होगी। ठीक है, जैसे कि मैं 2 पैराग्राफ ले रहा हूँ, पैराग्राफ और पैराग्राफ। अब हमें पता है कि इसकी भी फर्स्ट वाला जो लिखा है इसकी भी स्पेसिफिसिटी जो है 100 है, इसकी भी स्पेसिफिसिटी 100 है, तो कौन सी अप्लाई होगी। मैं इसका कलर जो है ऐसा कुछ चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो येलो है, दूसरा वाला ग्रीन है। तो जो बाद में लिखा गया है वो अप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो बाद में लिखा गया है। तो सिंपल रीज़न है कि इसका दोनों की अगर स्पेसिफिसिटी सेम रहेगी तो जो बाद में आ रहा है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा है कि जो बाद में आ रहा है वो द लेटेस्ट रूल्स विन, तो जो बाद में आ रहा है वो उसकी रैंक ज़्यादा होगी, तो वही अप्लाई होगा। अब गाइस यहाँ पर हमने एक टैग पढ़ा है, ठीक है, एक सिलेक्टर पढ़ा है जिसका नाम होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, उसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो 0 होती है। इसका मतलब यह है कि आप इसको ओवरराइट किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आप पैराग्राफ से लिखोगे तो भी वो जो है ओवरराइट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको अगर सबको कमेंट आउट करूँ, और यहाँ पर मैं देखो सबसे कम हमने देखी स्पेसिफिसिटी किसकी होती है, एलिमेंट की होती है। उससे भी कम जो होती है वो हमारी यूनिवर्सल सिलेक्टर की होती है। तो मैं अगर इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू रखूँ या फिर मैं ब्राउन रखता हूँ, ठीक है, तो ये हमें ब्राउन दिख जाएगा। देखो ये ब्राउन कलर का हमें नज़र आने लगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बोलूँ कि पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ की बैकग्राउंड कलर इसको कर दो कुछ ऐसा, ठीक है, कैडेट ब्लू कर दिए मैंने, तो इसकी जो है ये 0 है, फिर उसके बाद जो है इसकी 1 है, तो हमें पता है कि ये पैराग्राफ पे आ जाएगी। ये देखो अब ये पैराग्राफ पे आ गई है। तो गाइस यही मैं समझा रहा था कि स्पेसिफिसिटी अगर 0 है इसकी, तो इसको हम किसी भी चीज़ से ओवरराइड कर सकते हैं। तो इसकी 0 होती है, फिर 1 होती है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर की जो हमारी स्पेसिफिसिटी होती है वो 0 होती है और किसी से भी ओवरराइड हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो रहती है वो इनलाइन की रहती है। तो गाइस आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, और अगर आपको कोई डाउट हो
तो प्लीज़ आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। और यूनिवर्सल सिलेक्टर का जो सिंबल होता है ये स्टार से शुरू करता है और यहाँ पर लिखा हुआ है इनहेरिटेड वैल्यू हैव अ स्पेसिफिसिटी ऑफ 0, द यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार एंड इनहेरिटेड वैल्यूज आर इग्नोर्ड। ठीक है, इसमें जो इनहेरिटेड वैल्यूज रहती हैं वो इग्नोर की जाती हैं। तो गाइस इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था कि इनहेरिट वैल्यूज क्या होती हैं, जो उसका पेरेंट कंटेनर होता है उसकी वैल्यूज इनहेरिट करके वो अपने चाइल्ड कंटेनर पे लगा देता है। अब गाइस यहाँ पर हमने स्पेसिफिसिटी को काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है, हमने समझ लिया है कि स्पेसिफिसिटी होती क्या है। अब एक रूल आता है, हमने पढ़ा स्पेसिफिसिटी तो हमने ही पढ़ लिया, ठीक है। मैं इसको कॉमेंट आउट करता हूँ और मैं इसको अनकमेंट करूँगा और एक थोड़े से टाइम के लिए मैं इसको जो है कमेंट करूँगा और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है खोल लेता हूँ, ठीक है। और अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा स्पेसिफिसिटी एंड इम्पॉर्टेंट रूल, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रूल क्या होता है? इम्पॉर्टेंट रूल ये होता है कि वो किसी भी स्पेसिफिसिटी को ओवरराइड कर जाएगा, कोई सा भी रूल हो। अब आपने देखा कि अगर यहाँ पर अगर पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पर दिस इज पैरा लिखा है, ठीक है, ये पैरा लिखा है और इसकी जो CSS लिखी है वो हमने क्या लिखी है, हमने लिखी है इनलाइन, ठीक है। इनलाइन लिखी है तो इनलाइन की स्पेसिफिसिटी कितनी हो, 1000 होती है, हमने यहाँ पर देखा था। अब व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट होता क्या है, देखो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, द इम्पॉर्टेंट रूल इन CSS इज यूज्ड टू ऐड मोर इम्पॉर्टेंस टू द प्रॉपर्टी वैल्यू देन नॉर्मल, ठीक है। कोई सी भी जो प्रॉपर्टी वैल्यूज रहती है नॉर्मल से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। In fact, if you use important rules, it will override all previous styling rules for the specific property of that name. Tip, अभी टिप बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ ब्लू वायलेट, ठीक है, और मान लो मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि उसका कलर जो है वो ऐसा हो जाए, या फिर मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज करके ऐसा कलर, जैसे यानी कि मैं चाहता हूँ ऑरेंज रेड, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेनर है उसका कलर ब्लू वायलेट की जगह ऑरेंज रेड हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके आगे मैं इसको इम्पॉर्टेंट लगा दूंगा, इम्पॉर्टेंट ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट लिखने से क्या होगा आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा तो इसका कलर जो है वो ऑरेंज रेड हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। हाउएवर इसकी जो स्पेसिफिसिटी है कितनी है, 1 है, हमने देखा था। इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है, इसकी स्पेसिफिसिटी 1000 है, बट फिर भी इसके ऊपर जो है हमने इम्पॉर्टेंट लगा के इसको ऑरेंज रेड कर दिया है, ठीक है। आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। अब गाइस देखो थोड़ी सी डिटेल हम यहाँ पर और डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पर मैं उठा के इसको कॉपी करूँ यहाँ से और मैं किसी पैराग्राफ पे लगाऊँ ये इम्पोर्टेंट, तो आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में पहले कि किस पे लगेगी, क्योंकि हमने ये हायर लेवल जो स्पेसिफिसिटी है इस पर भी इम्पॉर्टेंट लगाया और लोअर लेवल स्पेसिफिसिटी वाले पे भी लगाया। तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, इससे पहले जब तक हम उसका रिजल्ट नहीं देख रहे हैं उससे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन से पे हमारा कलर चेंज होगा, कौन सा बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा आएगा, येलो आएगा या फिर ऑरेंज रेड आएगा। तो हम देख लेते हैं गाइस। तो देखो आप येलो आया है, तो जिसने भी बोला है कि येलो आया इस करेक्ट, और रीज़न यही है कि देखो हायर स्पेसिफिसिटी हमने देखा कि पैराग्राफ की होती है। अगर मैं येलो पे इंपॉर्टेंट लगाऊंगा तो ऑफ कोर्स कि येलो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और येलो जो है वो 1000 स्पेसिफिसिटी रखेगा और ये जो है ये 1 रखेगा, तो ऑफकोर्स हायर रैंक वाले को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो मैं इसको ऐसे करूं, ठीक है, और दोनों में इंपॉर्टेंट लगा दूं, मैं कुछ टाइम के लिए इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर दोनों पे मैंने इम्पोर्टेंट लगा दिया और इसकी जगह मैं इसको कर दूं अगर एक्वा तो तो दोनों पे मैंने पी लिया और दोनों पे मैंने इम्पोर्टेंट लगाया, एक का ऑरेंज रेड रख दिया, एक का एक और रख दिया। तो जो बाद में आने वाला पैराग्राफ है जो हमने बाद में जिस पे स्टाइल दिया है तो वही यहाँ पर आएगा। तो ये चीज़ें हमें क्लियर होना चाहिए गाइस। CSS के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम कभी भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे जिसका हायर ऑर्डर नहीं हो। अगर हम ऐसी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं जिसका लोअर ऑर्डर है और फिर हम उसको सोच रहे हैं कि ये स्टाइल क्यों नहीं हो रहा, तो अब उसका ऑर्डर देखो जिससे चीज़ें जो है ज़्यादा समझ में आएंगी, ज़्यादा क्लियर रहेंगी,
अब गाइस एक टिप होती है कि आपको जो है ये अवॉइड करना चाहिए इंपॉर्टेंट रूल, क्योंकि आप चाहोगे कि आपका जो कोड है वो क्या रहे, वो क्लियर रहे, और you might see it in some CSS code, however do not use it unless you absolutely have to, क्योंकि गाइस ये अच्छा नहीं दिखता है इंपॉर्टेंट रूल लगाना। क्योंकि आप इसको पी को ले रहे हो, आप डायरेक्ट यहाँ पर एक आईडी बनाओ, आईडी बना के इसको यूज़ करो, ठीक है। और इनलाइन CSS भी जो है वो रिकमेंड नहीं की जाती है। तो मेनली जो CSS यूज़ होती है वो तो एक्सटर्नल CSS ही होती है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो, बड़े प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो, तो वो एक्सटर्नल CSS ही यूज़ की जाती है। और एक्सटर्नल यूज़ करने का मतलब यानी कि ज़्यादातर क्यों यूज़ किया जाता है, वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी रीयूजेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी होती है, क्योंकि आप उसको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में उसको यूज़ कर सकते हो। वहीं अगर आप देखो तो स्टाइल आपने इनलाइन का बनाया तो देखो काफ़ी कंजस्टेड है, एक ही लाइन के अंदर आपने स्टाइल भी कर दिया, आपकी HTML भी आ गई, फिर उसके अंदर आप क्लासेस भी डाल रहे हो, ID भी आ गई, काफ़ी कुछ एक ही लाइन में हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि क्लीन कोड नहीं रहेगा और रीडेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी गंदी दिखती है। तो हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप अपने एक्सटर्नल CSS लेवल को कभी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और ID और क्लासेस से जो है अपने एलिमेंट्स को टारगेट करो CSS करने के लिए। तो एलिमेंट्स को अगर टारगेट करना है तो CSS सेलेक्टर्स जो हमने डिस्कस करे हैं, जैसे कि हमारे पास CSS सेलेक्टर्स होते हैं, एलिमेंट CSS सेलेक्टर, ID, क्लासेस, इनसे टारगेट करने की कोशिश करो। और मेनली आप चाहो कि आपका हायर लेवल जो स्पेसिफिसिटी होती है वाले यूज़ करो। सो यही था हमारा इम्पोर्टेंट रूल और यही था हमारी स्पेसिफिसिटी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई गाइस, और अगर नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो कि क्या डाउट है आपके।